नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्फ के बारे में, जो एक इस्लामिक परोपकार है और सदियों से समाज को आकार दे रहा है। आप समझो ना यार, ये कोई आम डोनेशन नहीं है, ये तो एक अमानत है, एक नेक नियत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। वक्फ का मतलब है किसी संपत्ति को धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए समर्पित करना। कोई जमीन जायदाद हो, कोई दुकान हो या फिर कोई और कीमती चीज, अगर नियत नेक हो तो उसे वक्फ करके उसका सदका ए जारिया बनाया जा सकता है। चलिए जानते हैं कैसे वक्फ ने विभिन्न देशों में अपनी पहचान बनाई है, कैसे अलग अलग मुल्कों में लोग इसे अपनाते हैं, संभालते हैं और इसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं तुर्की से, जहां वक्फ को वक्फ कहा जाता है। यहाँ वक्फ का मतलब ही समझ लीजिए, इतना पुराना है, इतना आम है। यहाँ की संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के अंदर एक पूरा डिपार्टमेंट है, जनरल डायरेक्टरेट ऑन ऑफ फाउंडेशंस। यही देखता है कि सारा काम सही से हो रहा है या नहीं। और यकीन मानिए, यहाँ वक्फ का इस्तेमाल सिर्फ मस्जिद या मदरसे तक सीमित नहीं है। अस्पताल, स्कूल, लाइब्रेरी, यहाँ तक कि पानी के कुएं और सराय भी वक्फ के पैसों से बनते हैं। मतलब पूरी की पूरी सिस्टम ही लोगों की भलाई के लिए समर्पित है। अब चलते हैं मिस्र, जहां वक्फ का इतिहास तो मानो पिरामिड जितना पुराना है। 19वीं सदी में मोहम्मद अली ने सोचा कि यार, इतना जरूरी काम तो सरकार को ही देखना चाहिए, तो उन्होंने औकाफ मंत्रालय ही बना डाला। और तब से लेकर आज तक मिस्र में वक्फ का काम सरकार की नजर में चलता है। यहां मस्जिदों के रखरखाव से लेकर गरीब बच्चों की पढ़ाई तक सब वक्फ के पैसे से होता है। अब आते हैं सऊदी अरब, जहां रेत का समंदर है और वक्फ की दरियादिली। 2016 में यहां एक नया कानून बना और जनरल अथॉरिटी फॉर औकाफ की स्थापना हुई। क्योंकि यहां वक्फ को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए सारा काम हनबली इस्लामी कानून के हिसाब से होता है। यहां मस्जिद मदरसे तो हैं ही, साथ ही अनाथ बच्चों के लिए घर, जरूरतमंदों के लिए भोजन व्यवस्था और यहां तक कि हज यात्रियों की मदद के लिए भी वक्फ का इस्तेमाल होता है। चैप्टर 4, इंडोनेशिया। हजारों द्वीप, एक ही वक्फ। अब चलते हैं इंडोनेशिया, जहां हजारों द्वीप हैं, लेकिन वक्फ का नियम एक ही है। इंडोनेशियाई वक्फ बोर्ड, जिसे BWI कहते हैं, यहां का मालिक है और कानून संख्या 41 के हिसाब से सारा काम चलता है। यहां वक्फ का इस्तेमाल सिर्फ धार्मिक कामों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए भी किया जाता है। अगर आपको इंडोनेशिया जाने का मौका मिले तो देखना, वहां कितने सारे स्कूल, अस्पताल और अनाथालय वक्फ के पैसे से चल रहे हैं। चैप्टर 5, मलेशिया। एकता में ही वक्फ की ताकत। अब बात करते हैं मलेशिया की, जहां वक्फ को लेकर एक अलग ही सिस्टम है। यहां राज्य इस्लामी धार्मिक परिषदें होती हैं जो वक्फ का काम देखती हैं, लेकिन ऊपर से नजर रखता है जाकीम, यानी कि इस्लामी विकास विभाग। यहां भी वक्फ का इस्तेमाल मस्जिदों और मदरसों के अलावा अन्य जरूरी कामों के लिए भी होता है, जैसे कि गरीबों को घर देना, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना और छात्रों को स्कॉलरशिप देना। चैप्टर 6, पाकिस्तान। अपनों की मदद के लिए वक्फ। अब आते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहां वक्फ का काम प्रांतीय औकाफ विभाग देखते हैं। हर प्रांत का अपना कानून है, जैसे कि पंजाब औकाफ अध्यादेश 1979। यहां भी वक्फ का इस्तेमाल मस्जिदों और मदरसों के साथ साथ गरीबों की शादी, बीमारों का इलाज और अन्य जरूरी कामों के लिए होता है। अब चलते हैं इराक, जहां हालात थोड़े अलग हैं। 2003 के बाद से यहां वक्फ को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, सुन्नी एंडोमेंट दीवान और शिया एंडोमेंट ऑनफिस। हालांकि इतनी परेशानियों के बावजूद यहां भी लोग वक्फ को अपना फर्ज मानते हैं और मस्जिदों, मदरसों और अन्य धार्मिक स्थानों के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं अपने देश इंडिया की, जहां वक्फ का इतिहास सदियों पुराना है। यहां वक्फ का काम वक्फ अधिनियम 1995 2025 में संशोधित के तहत होता है। देश में 30 राज्य वक्फ बोर्ड हैं, जो अपने अपने राज्यों में वक्फ की देखभाल करते हैं।
यहाँ भी वक्फ का इस्तेमाल मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के साथ साथ अस्पताल, स्कूल और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए भी होता है। अब चलते हैं थाईलैंड, जहां वक्फ को लेकर कोई खास कानून तो नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग इसे अपनी धार्मिक जिम्मेदारी मानते हैं। यहाँ मस्जिद समितियां ही वक्फ का काम देखती हैं और इसका इस्तेमाल मस्जिद के रखरखाव, इमाम साहब की तनख्वाह और गरीब मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई के लिए करती है। अब बात करते हैं सिंगापुर की, जो भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन यहां भी वक्फ का काम बखूबी चलता है। यहां MUS यानी कि इस्लामिक धार्मिक परिषद ओन ऑफ सिंगापुर वक्फ का काम देखती है और 1966 के मुस्लिम कानून अधिनियम के हिसाब से सारा काम होता है। यहां भी वक्फ का इस्तेमाल मस्जिदों, मदरसों और इस्लामिक सेंटर के अलावा जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों की मदद के लिए भी होता है। अब चलते हैं ट्यूनीशिया, जहां वक्फ का इतिहास थोड़ा दर्दनाक रहा है। 1956 में यहां की सरकार ने वक्फ को ही खत्म कर दिया और सारी जायदाद अपने कब्जे में ले ली। हालांकि अब धीरे धीरे वहां भी लोग वक्फ के महत्व को समझने लगे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही यहां भी वक्फ का काम फिर से शुरू होगा। आखिर में बात करते हैं सोवियत संघ की, जहां 1917 की क्रांति के बाद धर्म को ही मानो कुचलने की कोशिश की गई। मध्य एशिया के मुस्लिम इलाकों में वक्फ की सारी जायदाद सरकार ने छीन ली और धार्मिक स्थानों को या तो तोड़ दिया गया या फिर उनका इस्तेमाल अन्य कामों के लिए किया जाने लगा। हालांकि सोवियत संघ के टूटने के बाद से इन इलाकों में फिर से इस्लाम की वापसी हुई है और वक्फ का काम भी धीरे धीरे फिर से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, यह था वक्फ का एक संक्षिप्त परिचय। देखा आपने कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग वक्फ के जरिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वक्फ ने सदियों से समाज को आकार दिया है और आज भी यह परोपकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक ऐसा नेक काम है जो सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी हमारे काम आएगा। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।